ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार देखिए हमारी ये चर्चा चल रही है कि उत्तराखंड के विकास में आखिर सरकार का विजन क्या रहने वाला है। अब अभी तो आपने सुना कि आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री की क्या सोच है, उनका क्या विजन है। इसके बाद आपने सुना अलग अलग दलों की तरफ से उनकी प्रतिक्रियाओं को। हालांकि विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त मेरे साथ सौरभ भाकुड़ा जी है। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर मैं आपका, और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री, बहुत स्वागत है आपका। आपके विजन को हम समझने की यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक्चुअली जो युवा हैं, इससे पहले भी मुझसे कह रहे थे कि हमें एक क्वेश्चन पूछने की इजाजत दी जाए, हम भी अपने चीजों को लेकर उनसे पूछे कि हमारे लिए भविष्य में क्या है। तो हम उनके पास भी जाएंगे। देखिए चेहरे कैसे खिल गए। हम उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले सर आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करती हूँ इस महाकॉन्क्लेव में। जानना और समझना चाहूंगी उत्तराखंड के विकास को लेकर सरकार का विजन क्या है, ये हमने मुख्यमंत्री से समझा। अब मंत्री आखिर किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मैम, बहुत सिंपल है कि हर मंत्री के पास जो मंत्रालय है उसमें हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो इस 5 साल में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे ऊपर विश्वास प्रकट करके वापस रिकॉर्ड तोड़ के 2/3 सरकार बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाई है, तो 3-4 प्रमुख मुद्दों पे बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी को दूर करेगी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहाड़ में विकास को पहुंचाएगी, पहाड़ से पलायन को रोकेगी। ये प्रमुख मुद्दे थे। और प्लस हमारा प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि आने वाली दशक उत्तराखंड का दशक हो। तो इसी मॉडल पे सरकार काम कर रही है। अब मेरा अपना मानना भी यही है अपने मंत्रालय में कि मेरे पास जैसे एनिमल हस्बेंड्री है, फिशरीज है, मिल्क फेडरेशन है, चीनी मिल उद्योग है, स्किल डेवलपमेंट है। तो मेरी कोशिश भी पिछले 2.5 साल, 2.25-3 साल से यही रही है कि आज के जरूरतों के हिसाब से अपने विभागों को कैसे चलाया जा सके, कैसे मॉडर्नाइज किया जा सके, कैसे लोगों को जो एक्सपीरियंस है उत्तराखंड का, जो स्किल है, उसको अपने विभागों में कैसे इस्तेमाल किया जा सके, और कैसे लोगों को अपने विभाग के माध्यम से सशक्त और रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। सर आपको सरकार का सबसे डायनामिक मंत्री कहा जाता है, सबसे युवा चेहरा। तो युवा ये पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या, हमारे भविष्य के लिए आपने क्या सोचा है, कैसे रोजगार के साधन जो है वो उपलब्ध होंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए मेरे पास मैम सबसे इम्पोर्टेंट जो विभाग है जो युवाओं से जुड़ा हुआ है वो स्किल डेवलपमेंट विभाग है, जिसमें हम युवाओं को स्किल करते हैं और उसके बाद उनको रोजगार मिले, उसके लिए हम कोशिश करते हैं। सरकार कैन ओनली एक्ट एज अ मीडिएटर, हम उसको मीडिएट करने की कोशिश करते हैं आफ्टर गिविंग स्किलिंग। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दी थी जब मैं पहली बार मंत्री बन के इस मंत्रालय को संभालने आया, तो मुझे लगता था कि सरकार ने स्किल तो दी, लेकिन वो स्किल की डिमांड मार्केट में नहीं थी। तो आपने, क्योंकि एक लेट डाउन फॉर्मेट है कि इन पे स्किल जानी है, तो आपने उस फॉर्मेट के हिसाब से स्किलिंग दे दी, लेकिन वो कन्वर्ट कितना करी जॉब्स में, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था हमारे ऊपर। तो मेरी इन 3 साल में कोशिश यही रही है कि स्पेशली विद ITI एंड स्किल डेवलपमेंट, कि जो आज की डिमांड बेस्ड स्किल है उसी पे हम ट्रेन करें। तो हमने टॉप जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, होटल इंडस्ट्रीज हैं, इनके साथ हमने MOU साइन किए और हमने युवाओं को एक मौका दिया कि आप इंडिया की टॉप नॉच कंपनीज के साथ काम करके, उनके साथ स्किलिंग करके, और आप अपने आप को रोजगार, वही कंपनीज आपको अब्सॉर्ब करें जो आपको स्किल दे रहे हैं। इस पैटर्न पे हमने काम किया, क्योंकि आज आपका बहुत अभी आपका जो प्रोग्राम है, इसके बाद में स्किल डेवलपमेंट विभाग का ही एक प्रोग्राम मेरा 3 बजे है, जिसमें कि जो हमारा ITI रोशनाबाद हरिद्वार में है, जिसको हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फिलिप्स को दिया था चलाने के लिए इन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड, आज हम उसको 44 बच्चों को, जो पूरा बैच जो फिलिप्स ने ट्रेन किया, उन सारे बच्चों को हम अपॉइंटमेंट लेटर बांटने जा रहे हैं विद एन एवरेज सैलरी ऑफ 24,000 रुपीज अ मंथ। जो हमारा पहले ITI का बच्चा 10, 11, 12 हजार रुपए की तनख्वाह पे सिटकुल में काम करता था, आज वो फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनी के साथ काम करके, आज की मशीनों पे काम करके, आज की डिमांड के हिसाब से उसकी ट्रेनिंग करा के, वही बच्चा डबल सैलरी पे एक टॉप कंपनी के साथ आज हायर हुआ है। तो मैं उनको आज पत्र बांटने जा रहा हूँ, उनके अपॉइंटमेंट लेटर्स। तो कोशिश हमारी यही है कि स्किलिंग के माध्यम से बच्चों को, क्योंकि उत्तराखंड में स्किल की कोई कमी नहीं है, उत्तराखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप पूरे उत्तर देश में कहीं चले जाइए, वर्ल्ड में कहीं चले जाइए, आपको उत्तराखंड का बच्चा काम करते हुए मिलता है। तो हमारी कोशिश यही है कि उत्तराखंड के बच्चों को डिमांड बेस्ड स्किल मिले और दैट स्किल शुड देन कन्वर्ट इनटू जॉब्स। बिल्कुल, बहुत अच्छा विजुअल है सर आपका। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए टूरिज्म सेक्टर में निश्चित तौर पर बढ़ावा हुआ मिला है और रोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन फिर भी जो युवा है वो बड़े शहरों की तरफ रुख करता है। अगर मैं बात करूं नोएडा की, दिल्ली की,
आखिर ऐसा क्यों? वो जो बैरियर है उसको कब तक खत्म किया जाएगा कि आप उत्तराखंड में ही रहकर वो जो सारी सुविधाएं उसको वहां मिल रही हैं, हालांकि सुविधाओं की कमी यहाँ पे भी नहीं है, इतने चैलेंजेस थे उस सरकार ने उसको पार किए हैं, लेकिन वो बैरियर कब खत्म होगा? मैं इसको बैरियर नहीं मानूंगा। मैं उसको थोड़ा सा डिफर करूंगा हाँ। आपसे। देखिए, मैं किसी भी बच्चे को ये नहीं कहूंगा कि अगर तुमको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देश या विदेश में कहीं मिल रही है, उसकी स्किल और उसके टैलेंट के हिसाब से, कि तुम उसके वो छोड़ के तुम उत्तराखंड में ही काम करो। दैट इज नॉट द आइडिया दैट आर गवर्नमेंट वर्क्स विद। हम इस आइडिया को नहीं इंडोर्स करते। मैं खुद एक स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर के हिसाब से मैंने फॉरेन प्लेसमेंट सेल शुरू किया है, जहां पे हमने बच्चों को जापान, सिंगापुर, जर्मनी भेज रहे हैं। मैंने 12 बच्चों को भेज चुके हैं, 9 बच्चों को हम कल सुबह अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं। तो देखिए, ये कहना कि जो बच्चा बाहर जा रहा है वो उत्तराखंड की कमी की वजह से जा रहा है, वो नहीं है। किसी को भी बेटर अपॉर्चुनिटीज, बेटर सैलरी या बेटर उसके फ्यूचर का दिखेगा तो वो जरूर उस अपॉर्चुनिटी को टैप इन करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे उत्तराखंड में हैं और उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी पूरी मिलनी चाहिए। कि वो इस अपॉर्चुनिटी को ना पाने की वजह से अगर उत्तराखंड छोड़ रहे हैं तो सरकार की कमी है। लेकिन अगर कोई बच्चा उत्तराखंड में काम करने के लिए तैयार है तो उसको उत्तराखंड में नौकरी मिलनी चाहिए। जो विदेश में जा रहा है उसको विदेश के लिए हम मीडिएट करें, जो प्रदेश में जा रहा है किसी और, उसको भी हम मीडिएट करें। मैं अपने टैलेंट को रोकने में विश्वास नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो टैलेंट उत्तराखंड के भी काम आए और देश के भी काम आए। यानी कि आपका ये कहना है कि अगर अपॉर्चुनिटी देखिए मिलती है तो निश्चित तौर पे वो जाना बाहर चाहिए। जाए। मैम, हम लोग सब करते हैं। आपको We बेटर always look for अपॉर्चुनिटी the के लिए better सब, एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। Exactly. तो उस अपॉर्चुनिटी को रोकने में हम विश्वास नहीं करते। ये तो आपने बताया कि युवाओं के लिए आखिर किस तरीके से काम कर रही हैं। और भी कुछ प्रोजेक्ट सर जिस पे काम किया जा रहा है, खासतौर से टूरिज्म सेक्टर जिसका हम बार बार जिक्र करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर इसलिए भी है, इससे कई रोजगार मिले हैं। और अब लेकिन कभी आपको ये लगा है कि सर ये कमर्शियलाइजेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जगह कम होती जा रही हैं, लोग फिर उससे भी परेशान हो रहे हैं और ये पलायन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, लेकिन वो कम भी हुई है। तो ये आप इसको किस तरीके से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है इस पे? देखिए, टूरिस्ट स्टेट है हमारी। अगर हम ये कहें कि टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा हो गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो वो एक अच्छी प्रॉब्लम है, क्योंकि आज स्टेट्स इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। आप सबको मालूम है कि हम 4 धाम यात्रा है, देव भूमि है। यहाँ पर पूरे विश्व से लोग आते हैं दर्शन करने, बाबा केदार के, बाबा बद्री विशाल के, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम। तो मेरा मानना यह है कि टूरिज्म जितने बढ़ेगा उतना उत्तराखंड के लिए बेटर है। लेकिन हमको उन श्रद्धालुओं के लिए, उन टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज सेटअप करनी चाहिए। फोर्स ही करना पड़ेगा कि जैसे पिछली बार आपने कहा कि केदारनाथ को, क्योंकि मैं वहां का प्रभारी मंत्री भी हूँ रुद्रप्रयाग जिले का, और पिछली बार वहां पे 6 लाख यात्री आए थे, पहले 20 दिन बाद 9 लाख यात्री आए, तो लगभग 30 से 40% इंक्रीमेंट हमको मिला। लेकिन वो फैसिलिटीज हम उनको प्रोवाइड ऐसी करें ताकि जो भीड़ बन आ रही है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, वो इनकन्वीनियंट ना हो, स्टेट की खराब इमेज लेके बाहर ना जाए। तो वो हमारी प्राथमिकताएं होनी चाहिए। टूरिज्म विभाग के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, सतपाल महाराज जी का धन्यवाद करता हूं कि लगातार 4 धाम यात्रा हमारी बढ़ रही है, लगातार लोगों का इन्फ्लक्स आ रहा है। तो ये दिखाता है कि पिछले 3 साल की सरकार में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमने सुविधाएं वहां पर धरातल पे उतारी हैं, जिस तरीके से हमने लोगों को यहाँ पे इनिशिएट करने के लिए सरकार ने काम किया है कि लोग आएं, अच्छी सुविधाओं के माध्यम से वो दर्शन करें, दर्शन अच्छा हो, तो लोगों ने अप्रिशिएट किया और इसी वजह से हमारा टूरिज्म बढ़ा है। मैं अपने विभाग में भी ये कोशिश कर रहा हूँ, इट्स प्राइमरी लेवल पर है वो, कि हम इंग्लिश स्पीकिंग टूरिस्ट गाइड्स को भी स्किल्ड ट्रेनिंग के माध्यम से लोग जोड़ सकें, कि अगर हम गाइड्स को यहाँ पर बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज करा सकें तो हमारे यहाँ बहुत सारा इन्फ्लक्स विदेशी श्रद्धालुओं का भी है, विदेशी टूरिस्ट का भी है। बिल्कुल, वो योग के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, ऋषि मुनियों की धरती है, और कह रहे हैं कि यहीं पर वो साधना मिल सकती है, यहीं पर वो तप मिल सकता है। सिर्फ योग के लिए भी नहीं आते, मैंने जो आता है वो घूमने भी जाता है। तो अगर हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग गाइड बना के और उनको एक मौका दें उन लोगों के साथ उत्तराखंड का दर्शन कराने के लिए, जगह जगहों के बारे में उनको विस्तृत जानकारी देने के लिए, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छा हमारे युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए एक रोजगार का जरिया बन सकता है। तो ये प्राइमरी स्टेज में हमने शुरुआत करी है इसकी और कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ा सकें। बट ओवरऑल एज आई सेड कि टूरिज्म क्षेत्र है हमारा, टूरिस्ट आए, उनका स्वागत है, और उनको फैसिलिटीज कैसे हम बेटर दे सकें टूरिस्ट स्पॉट्स पे, इस पे हमारा फोकस है। बिल्कुल, बहुत शानदार विजन है सर आपका। देखिए, अगर मुझे थोड़ी इजाजत मिले सर आपसे, क्योंकि कुछ युवा चेहरे हैं इधर पे जो सवाल पूछना चाहते थे, क्योंकि हमारे युवा और डायनामिक नेता हैं इस वक्त मंच पे, और उनसे ये सवाल पूछना चाह रहे थे अपने भविष्य को लेकर, रोजगार को लेकर। तो अगर कोई माइक वहां तक पहुंचा पाए, उनसे हम
सवाल ले पाए, और मैं चाहूंगी कि सर आप उनका जवाब दीजिए, क्योंकि वो क्यूरियोसिटी मैं देख पा रही हूँ कि इन बच्चों में बहुत है। और मेरे पास खास तौर से देखिए कुछ सवाल भी आए हैं, तो चलिए मैं जब तक माइक उन तक पहुंचे, चलिए माइक पहुंच चुका है। कुछ सवाल आप लोगों के जो आप पूछना चाहते हैं। नमस्कार। नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम दीपांशी है और मैं तुलास इंस्टीट्यूट से मास कम्युनिकेशन कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल सर से ये है कि आजकल महिलाएं सशक्त हैं, पढ़ी लिखी हैं, हालांकि मैंने ये सुना है कि देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं की पूजा होती है, मगर आजकल की जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा पर भी बात आती है, तो आपकी सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है? नहीं देखिए, आपको बहुत बेटा बैठ जाओ प्लीज, आप प्लीज हैव अ तो सीट। पहले थोड़ी तालियां हो जाए, इतनी छोटी सी बच्ची एक महिला सुरक्षा के लिए बोल रही है। और सर ये कहीं ना कहीं मैं कहूंगी कि ये जो क्यूरियोसिटी है और इसके साथ साथ ये सोच रखी है, वो इस सोच पे ही बिल्कुल सराहनीय है। अच्छी चीज है, युवा अपने प्रति अपने और प्रति सतर्क भी हैं और जानकारी भी जानना चाहते हैं। देखिए उत्तराखंड में जैसा आपने कहा, सही बात है कि ये देव भूमि है, वीर भूमि है। हम यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, महिलाओं को बहुत यहाँ पर सम्मान के रूप से देखा जाता है। और कोई भी अपराध, चाहे वो किसी भी चाहे वो महिलाओं के ऊपर हो, चाहे वो अपराध किसी के साथ भी हो, वो देवभूमि में एकदम टॉलरेट नहीं किया जा सकता। और इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का फिर से धन्यवाद दूंगा कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 3 साल में जीरो टॉलरेंस की एक पॉलिसी को अपनाया है कि कोई भी अगर अपराध होता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। और जितने भी लेटेस्ट अपराध हुए, मैं देखिए कि इसमें पॉलिटिसाइजेशन बहुत किया जाता है कि अपराध हो गया और को बीजेपी कुछ नहीं कर रही, कांग्रेस की सरकार होगी तो कोई और आरोप लगाएगा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही। लेकिन जब उत्तराखंड जैसी देवभूमि में कहीं पे भी कोई अपराध होता है तो मेरा सबसे पहले अपना मानना है कि उसको पॉलिटिसाइज ना करके सारी पार्टियों को एक मंच पर खड़े होकर उसका कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने हेल्पलाइन नंबर्स इशू करे हैं, महिला सशक्तिकरण की, महिला के ऊपर अपराध हो तो आप उस हेल्पलाइन के नंबर पे अपना कॉल कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। लगातार हमने कोशिश करी है कि हर थानों में महिला पुलिस उपलब्ध कराई जाए ताकि महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है ईज हो सके पुलिस स्टेशन में पहुंचने के लिए, अपना काम कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि कोई प्रोटेक्शन किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना मिले स्टेट में जो महिला अपराध को या तो बढ़ा रहा है या उसमें कहीं ना कहीं सम्मिलित है। तो ये 3 चीजों पॉलिसीज पे हम काम कर रहे हैं और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि देखिए जैसे अभी मैडम ने बोला एकदम सही है, जैसे जैसे उत्तराखंड में इन्फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, लोग आते जा रहे हैं, तो ये घटनाएं भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे स्टेट में बढ़ रही हैं। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ रहा है, तो स्टेट से लोग आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से। अब वेरिफिकेशन ड्राइव चलाना बहुत जरूरी है। हम किसी को रेंट पे रख रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन जरूर करवाएं ताकि हमको भी स्टेट एज ए स्टेट पता। बहुत बार ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जब लोगों ने बिना वेरिफिकेशन के टेनेंट्स रखे हुए हैं और उन्हीं के माध्यम से जो है क्राइम किया गया। तो वेरिफिकेशन ड्राइव इज अ मस्ट फॉर एवरीवन जो अपने घरों को रेंट पे दे रहा है। और पुलिस हमेशा सतर्क है और लगातार सरकार की कोशिश यही है कि अपराधों पे, गतिविधियों पे कमान कसी जा सके। चलिए तो जोरदार तालियां हो जाएं। देखिए पूरी कोशिश यही है सरकार की कि कानून व्यवस्था में ठीक तरीके से सुधार किया जाए। सर एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि सरकार ने ये भी बात कही थी कि पहाड़ों में गन्ने की खेती और इस दिशा में काम किया जाएगा, तो उसके बारे में विजन आपसे जानना चाहूंगी। मैम मैंने इस सरकार में हमने कोशिश करी थी कि एक टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पहाड़ के बैठे हुए हैं। एक टाइम ऐसा था पहाड़ में जब हर घर के पीछे गन्ने की थोड़ी बहुत फसल होती थी और धीरे धीरे वो विलुप्त होती चली गई। लेकिन मैंने इस बार बीड़ा उठाया था कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में जो सूटेबल एनवायरनमेंट है, जो घाटी के क्षेत्र हैं, वहां पर अगर हम गन्ना उगा सकें। तो हमने पिथौरागढ़ में पहली बार इसको ट्रायल किया और पिथौरागढ़ में बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमको मिला है और लगभग 2000 क्विंटल हमारे वहाँ पे गन्ना हुआ, ऑर्गेनिक गन्ना था। तो वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी उपलब्ध हुआ, किसी ने जूस मशीन लगाई, किसी ने गुड़ बनाया। तो उससे हम थोड़ा सा हमको एक हिम्मत मिली कि हम कर सकते हैं। और हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो है हम वो चमोली में शुरू करने का सोच रहे हैं। तो पिथौरागढ़ इज ऑलरेडी अ सक्सेस, अब चमोली इज आवर नेक्स्ट टारगेट। अच्छा, मतलब फोकस अब आगे चमोली है। ठीक है, इस पे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे सर, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहले मुझे कमांड आया था कि ब्रेक लिया जाए, लेकिन अब मुझे कहा जा रहा है क्योंकि डिस्कशन बहुत अच्छा हो रहा है और उत्तराखंड के क्योंकि हम विकास की बात कर रहे हैं तो इस बारे में और भी आपसे समझना चाहूंगी। एक चीज और है जो अभी ऑब्जर्वेशन में ये है कि बाहरी राज्य, अगर बाहर से दूध यहाँ पे आ रहा है, खासतौर से अगर आंचल दूध की अगर बात करें तो उसके यहाँ पे कमी देखने को मिली है। मदर डेयरी का यहाँ पे काफी ज्यादा है, अमूल का काफी ज्यादा है।
इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की रणनीति में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा? किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, देखिए आंचल की सबसे बड़ी कमी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो क्वालिटी को लेके थी। आंचल की क्वालिटी में वेरिएशंस बहुत थे। कभी बहुत अच्छा दूध का आ रहा था, कभी बहुत ही खराब हो जा रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात उसका जो प्रॉब्लम थी कि हमारे 10 दुग्ध संघ थे और 10 के 10 दुग्ध संघों में आंचल का लोगो तक अलग था। जब मार्केटिंग आप कर रहे थे तो 10 अलग लोगों से आंचल बिक रहा था। तो ये सारी व्यवस्थाओं को हम नहीं हो पाया लोगों को, और क्वालिटी जी, तो ये हमारी दो सबसे बड़ी समस्याएं थी। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी दूध के रेट को लेके। हमारे जो आंचल का रेट था वो बहुत कम था जो हम लोगों को दे रहे थे किसानों को दूध प्रोक्योर करने का। और तीसरा पेमेंट डिलेड था। ये 4 समस्याओं की वजह से आंचल बहुत पीछे चला गया था। इस सरकार में हमारी प्राथमिकता सबसे पहले उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे थी। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आंचल उत्तराखंड का नहीं, हो सकता है देश का वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट मिल्क में से एक होगा। हम फ्रेश मिल्क प्रोक्योर करते हैं फार्मर्स से, उसी मिल्क को प्रोसेस करके और मार्केट में लाते हैं। सो क्वालिटी इज नॉट एन इशू नाउ। आज के दिन क्वालिटी कोई इशू नहीं है। सेकंड, हमारा पेमेंट का इशू था। हमारा कोई दुग्ध संघ ऐसा नहीं है आज के दिन आंचल का। 59,000 फैमिलीज हमसे जुड़ी हुई है कोऑपरेटिव के माध्यम से, और कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसका पेमेंट आज पेंडिंग हो। हमने सारे ड्यूज क्लियर किए, हमने सारी प्रोत्साहन राशि क्लियर करी। तीसरा, हमने नॉर्मल अगर आप एवरेज उठाएंगी तो सन 2000 से 2022 तक जो दूध का रेट बढ़ाती थी सरकार, आंचल का फेडरेशन, वो 1 से सवा रुपए बढ़ाती थी हर साल। हमने इन 3 साल में, बल्कि फर्स्ट 2 इयर्स में, हमने 8 से 11 रुपए की वृद्धि करी मिल्क रेट में। और जिसका नतीजा ये हुआ कि जब टाइमली पेमेंट गया, मिल्क का रेट बढ़ा और आपका क्वालिटी अच्छी हुई, तो हमने आंचल ने हाईएस्ट एवर प्रोक्योरमेंट किया ऑफ 2,60,000 लीटर्स इन उत्तराखंड। जो हमारा प्रीवियस हाईएस्ट था वो 2 लाख लीटर्स। तो 60,000 लीटर हमारा दूध प्रोक्योरमेंट बढ़ा। हमारे 9 दुग्ध संघ लॉस में थे। गढ़वाल के जितने दुग्ध संघ थे सारे लॉसेज में थे। आज उत्तराखंड का कोई दुग्ध संघ नहीं है जो लॉस में है। हमारा जो फेडरेशन है उसका टर्नओवर पहले 22 करोड़ रुपए था, 2022 की बात बता रहा हूं मैं आपको, और आज के दिन उसका टर्नओवर 55 करोड़ रुपीस पहुंच चुका है। उसके साथ साथ जो हमारा प्रॉफिट था वो 2.5 करोड़ से बढ़ के 7.5 करोड़ रुपए पर पहुंचा है। प्लस वी डाइवर्सिफाइड आंचल इनटू 16 न्यू प्रोडक्ट्स इन 3 इयर्स। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द की। अगर आप सिर्फ दूध बेचते रहेंगे आंचल के माध्यम से, अमूल डाइवर्सिफाई किया है, मदर डेयरी की आपने बात करी, आनंदा है, वर्का है, ये सब डाइवर्सिफाई किए हैं इनटू मिल्क, आइसक्रीम, कुल्फी, आपका फ्लेवर्ड मिल्क। तो हमने भी आंचल को पिछले 3 साल में लगभग 16 नए आइटम्स में डाइवर्सिफाई किया है, जिसका फायदा हमको मिल रहा है। बिल्कुल, और यही विजन है सर कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रही हैं, और आपका बेहद अहम योगदान रहा है इसमें, और जिस तरीके से आप काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। लेकिन इस वक्त हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी भी है। मैं चाहूंगी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो मंच पे आए और आपको स्मृति चिन्ह देकर आपको सम्मानित किया जाए। जोरदार तालियां हो जाए। तालियां निरंतर बजती रहनी चाहिए। बिल्कुल जी सर। तो जोरदार यहाँ पे तालियां बजती रहनी चाहिए। और ये स्मृति चिन्ह देकर सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि अपने विजन को उन्होंने समझाया किस तरीके से उत्तराखंड सरकार आगे काम करेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग।